हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में जनरली आते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर कर लिया इसका पार्ट 1, तो उनके लिए पार्ट 2 लेक्चर है जिसमें अगेन हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। उसमें हमने 20-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे थे। सिमिलरली इसमें भी 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। जो रिसेंट पेपर होने वाला है नीट, उसके रिगार्डिंग भी ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट में 20-25 क्वेश्चंस को करा था। इन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले चैप्टर को पूरे से अच्छे से कवर कर लेना। जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं करा तो वो पहले चैप्टर को जाके कवर करें। एक एक लेक्चर एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लिमिटिंग रिएजेंट, मोलैरिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जिन्होंने नहीं करा तो वो जाके लेक्चर को पहले कंप्लीट करें, फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो दूसरा पार्ट है आज हमारा किसका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। तो देखो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है, क्वेश्चन रीड करते हैं। द एलिमेंट्स x and y have atomic mass 75 and 16 respectively. They combine to give a compound having 75.8%. x, the formula of compound is। तो हमें क्या क्या गिवन है, पहले गिवन वैल्यूज लिखते हैं। हमें फॉर्मूला पूछा है, तो जो टॉपिक है ये एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो x और y जिसका एटॉमिक मास कितना दे रखा है, x का दे रखा है 75 और y का 16, ये गिवन है 75 एंड 16, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, आगे देखो बोला है कि दे कंबाइन टू गिव अ कंपाउंड हैविंग, x की परसेंटेज दे रखी है। तो परसेंटेज x की कितनी है, 75.8%। तो अगर x 75 है तो बचा वो y की परसेंटेज कितनी होगी, 100 होते ना टोटल, y में से 100 में से माइनस कर दो 75.8, तो कितना आया 24.2%। अब हमें परसेंटेज पता चल गया, अब हम फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। याद होगा पहले हम करते थे स्टेप वाइज करा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम में एंट्रेंस वेट होगा, तो आप स्टेप्स को स्किप कर दोगे, सीधा क्वेश्चन करोगे। स्टेप फर्स्ट होता था हमारा कन्वर्ट इनटू ग्राम। जिन्होंने एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला लेक्चर देखा उन्हें पता है सारे स्टेप्स। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेम एज इट इज हो जाएगा, इतना ही ग्राम, क्योंकि मास परसेंटेज 100 के लिए होता है। याद है ना, हम पढ़ते थे लाइक 69% ऑफ HNO3, इट मींस 69 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल 98% ऑफ H2SO4, इसका मतलब होता था 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जो मास परसेंटेज होती है वो 100 है। तो बताओ 75.8% का मतलब है 100 में से 75.8 ग्राम है x। तो y कितना हो गया, y हो गया 24.2 ग्राम। उसके बाद हम करते थे स्टेप सेकंड, कन्वर्ट इनटू मोल्स। स्टेप सेकंड, कन्वर्ट इनटू मोल्स। तो याद रखना, अगर आप एंट्रेंस में हो तो ये स्टेप्स के नाम नहीं लिखोगे, वहां पे तो डायरेक्ट सोल्व करोगे, सीधा मोल्स निकालो, सिंपलेस्ट रेशियो निकालो और क्वेश्चन कंप्लीट। तो मोल्स निकालेंगे, x का गिवन मास 75.8 और इसका मोलर मास हमें दे रखा है ये रहा 75, ठीक है, ये आ गया 1। और y की बात करें तो गिवन कितना है, ये रहा कितना 24.2, और इसका जो एटॉमिक मास हमें दे रखा है वो 16 दे रखा है। तब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.5, क्या आएगा 1.5। अब अगला स्टेप होता था क्या, 1.5 है ना, हाँ, सिंपलेस्ट रेशियो। क्या, सिंपलेस्ट रेशियो। याद होगा नेक्स्ट स्टेप हम करते थे स्टेप 3, सिंपलेस्ट रेशियो। अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो सबसे कम वाले को सबसे डिवाइड करते थे। जो भी मोल आ रहा है हमारे पास, ये मोल थे, सबसे कम मोल वाले को सबसे डिवाइड करना होता था। तो करते सबसे कम वाले को, एक तरफ x है और एक तरफ y। x के मोल आ रहे हैं 1 और y के आ रहे हैं 1.5, तो कम किसके, x के, तो इसको खुद से भी डिवाइड करेंगे और किससे, 1.5 वाले से भी। तो ये आ गया 1 और ये 1.5। इसके बाद एक स्टेप और होता था सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इसको एक स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता था, याद है ना। तो स्टेप नेक्स्ट लिख लेते हैं, स्टेप नंबर 4, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हम क्या करते थे, जो सबसे
जो ये देखो याद रखना, हमने जब एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ा था हमें पता था जो एम्पेरिकल फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला होता है वो पॉइंट्स में नहीं होता, जो भी पॉइंट होता है इसको कन्वर्ट करना होता है होल नंबर से मल्टीप्लाई करके। एक्स हमारा आ रहा है 1, तो इसको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से कर दिया मल्टीप्लाई हमने 2 से, इसको भी कर दो 2 से, तो कितना आ गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे 3। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ये बताता है अगर आपका सिंपलेस्ट रेशियो पॉइंट में आ रहा है तो उसे सबसे छोटे एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता था, एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करना होता था, ताकि जो वो एक फ्रैक्शन को हट जाए, यहाँ पे पॉइंट जो होता है वो हट जाए। तो x कितना हो गया फाइनली, x आ गया 2, y हो गया 3। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं x रेशियो y 2:3। तो x2y3, x2y3 इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, x2y3। अगर आप एंट्रेंस में बैठे हो तो यहाँ पे वहां पे स्टेप्स नहीं लिखने होते, सीधा क्या करना होता है, मोल्स निकालो, सबसे कम वाले को डिवाइड करो, पॉइंट में आ रहा है तो सबसे छोटे एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो जो कि एक स्मॉलेस्ट होल नंबर से। ठीक है, ताकि जो वो पॉइंट है वो हट जाए और डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसका ऑप्शन आ रहा है डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, when the specific heat of a metallic element is 0.214 calories gram inverse, the atomic mass will be closest to which of one of the following। तो याद होगा ये टॉपिक लास्ट वाले जो लेक्चर था उसमें भी करा हमने, अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ। ठीक है, क्या बोलते हैं कि स्पेसिफिक हीट एंड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, मास दोनों का प्रोडक्ट होता था 6.4 के इक्वल। ये हम पहले भी पेटिट्स एंड ड्यूलोंग लॉ बोल लो या मेथड बोल लो उसमें पढ़ के आए, ये दोनों का प्रोडक्ट 6.4 के इक्वल होता है। अब हमें बोला है कि यहाँ पे जो गिवन है वो दे रखा है स्पेसिफिक हीट, तो और बोला है एटॉमिक मास फाइंड आउट करो। स्पेसिफिक हीट दे रखा है, एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, तो बताओ एटॉमिक मास कितना हुआ। बिल्कुल बेसिक्स का क्वेश्चन है। हाँ, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, एंट्रेंस से पूछा जाता है फॉर्मूला जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, नीट जेईई वगैरह में। तो स्पेसिफिक हीट कितना है 0.214, इनको कैलकुलेट कर लो और आंसर आ जाएगा। देखते क्या आता है, कितना था 0.214। तो चलो सॉल्व करते से, पॉइंट हटाया सीधा 2 0। ठीक है, एक कट गया 0, तो 6400 कट रहा है, किसी से कट तो रहा है वैसे 32107 और किसी से नहीं। चलो ठीक है, डिवाइड करते हैं 3200107, तो ये जा रहा है 2 पे, क्या जा रहा है 2, तो 29 समथिंग आएगा। अप्रोक्स आंसर इज 30। ठीक है, कितना आ रहा है 30। 2 से देखो कोई भी स्टार्ट नहीं है, ये 1 है, वो 12 है, ये 20 की रेंज में ही है, लिखा भी हुआ है क्लोजेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है एटॉमिक मास 30। ठीक है, 29 समथिंग आएगा, तो जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये फॉर्मूला याद रखना, स्पेसिफिक एंड एटॉमिक मास का जो प्रोडक्ट होता है वो 6.4 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 6.4 के। इसको बोलते हैं पेटिट्स एंड ड्यूलोंग्स मेथड बोल लो या लॉ बोल लो। लास्ट लेक्चर में भी कराता है जिसमें हमने क्वेश्चंस करे थे, उसमें भी इसके एक या 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर को करने से पहले आपको एक एक क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूला सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट बार है क्वेश्चन नंबर आ रहा है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन है, has the 92.30% of कार्बन की परसेंटेज है 92.30%। एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना, एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ क्या होगा। फिर दोबारा वही सेम क्वेश्चन, उसी टाइप का एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जाम में आते हैं। अगर कार्बन की परसेंटेज 92.30 है, टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100, तो हाइड्रोजन की कितनी हुई 70%। ठीक है, स्टेप फर्स्ट वही होता है। क्या स्टेप फर्स्ट में हम करते हैं, हमें स्टेप लिख नहीं रहा, कन्वर्ट इनटू ग्राम। जो भी परसेंटेज दे रखी होती है उसको ग्राम में कन्वर्ट करो, तो ग्राम में इतना ही आ जाएगा क्योंकि मास परसेंटेज 100 के लिए होती है। ठीक है, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक एक स्टेप लिखा था। स्टेप सेकंड हम करते थे कन्वर्ट नंबर ऑफ
मोल्स, इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। कार्बन 92.30 डिवाइडेड बाय 12 और हाइड्रोजन 7.70 डिवाइडेड बाय 1। तो ये करोगे तो ये आ जाएगा 7.69 मोल और इसको करोगे तो 7.70, वही अप्रोक्स सेम ही आएंगे दोनों। इसके बाद अगला मेथड होता था सिंपलेस्ट रेशो, याद होगा सबने करा होगा। स्टेप थर्ड सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो में क्या करते थे, जो मोल सबसे कम आते थे उसको सबसे डिवाइड, यहाँ पे दोनों मोल लगभग सेम ही है तो दोनों को डिवाइड करना है। तो कार्बन 7.69 और हाइड्रोजन 7.70 वही 7.69, तो लगभग पूरा 1 ही आ रहा है दोनों का। अगर यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो की बात करें तो रेशो कितना आ रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन का 1:1। कितना आ रहा है, कार्बन रेशो हाइड्रोजन, तो 1:1 एंड फॉर्मूला इज CH एंड करेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH। तो CH कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आंसर यहाँ पे क्या है, ए करेक्ट। तो जिनको एम्पिरिकल फॉर्मूला के और भी क्वेश्चन करने हैं तो वो एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला लेक्चर जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके क्वेश्चन कर लेना। वहाँ पे एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लिमिटिंग, मोलैरिटी, कंसंट्रेशन टर्म सारे लेक्चर्स कराए हुए हैं, वहां से जाके डिटेल में कर सकते हो। और उन लेक्चर के पीछे ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं, 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चंस हर लेक्चर के पीछे, और वाले क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं इनसे, वहां पे अगर वो क्वेश्चनों को कर लिया तो ये सब छोटे क्वेश्चन हैं क्या है। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला का है। तो याद रखना कई बार एम्पिरिकल फॉर्मूला में परसेंटेज 2 में से 1 की गिवन होती है, 1 की 100 में से निकालनी है, ठीक है, ये मत सोचना कि क्वेश्चन मिसप्रिंटिंग है। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो है नंबर ऑफ एटम्स 558.5 ग्राम ऑफ Fe, इसका एटॉमिक वेट दे रखा है 55.85 ग्राम मोल इनवर्स इज किसके इक्वल है, नंबर ऑफ इतने एटम्स। ठीक है, पहले गिवन क्या क्या देखते हैं। तो न्यूमेरिकल में पहले गिवन वैल्यू लिखना सीखो, गिवन लिख लिया सही से तो एक हिंट मिल जाती है कि क्वेश्चन में क्या क्या करना है। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में यही होता है, पहले गिवन को लिखना सीखो। नंबर ऑफ एटम्स 558.5 ग्राम ऑफ Fe इज, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने इतने ग्राम Fe में, ठीक है। तो हमें गिवन मास दे रखा है, हमारा जो मेथड होता है लिखते हैं गिवन मास कितना दे रखा है हमें 558.5 और मोलर मास हमें Fe का कितना दे दिया है, वो गिवन है 55.85 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो बोल रहा है नंबर ऑफ एटम्स n निकालना है हमें, तो n निकालना है। और क्वेश्चन चलो आंसर तो बाद में चेक करते हैं, पहले निकाल लेते हैं। तो वी नो, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, बताओ किसका होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 558.5, मोलर मास 55.85, ये दे रखा है ना 55.85। तो देखो इसके 2 पॉइंट आए ऊपर, इसके 1 आया नीचे, सब एक दूसरे से कट गया, सिर्फ क्या बचा, एक 0 एक्स्ट्रा बचा है 10। तो ये सब कट गया एक दूसरे से, सारे पॉइंट हटा, 1 0 से 1 0 कट, तो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 10 मोल। कितना आ रहे हैं 10 मोल। बट हमें पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स तो अगेन n इज इक्वल टू n अपॉन Na। अगर मैं n निकालूं तो n इंटू में Na, 10 इंटू में Na, ठीक है, 10 इंटू में Na। एटम्स की बात कर रहे हैं तो कितने थे वो, देखो Fe, तो हमें पूछा नंबर ऑफ एटम्स 558.5 ग्राम ऑफ Fe के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बताने। तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है, इसमें ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन, इसे तो सोल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, 1 बाय 1 क्वेश्चन ही सोल्व करते हैं इसको आगे करने से पहले, ठीक है। इसको आगे करने से पहले क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन हमें ऐसे दे रखे कि हमें ऑप्शन को भी सोल्व करना पड़ेगा। उन्होंने बोला जो नंबर ऑफ एटम्स है वो ट्वाइस है किसके, दैट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन, या फिर हाफ है 8 ग्राम ऑफ हीलियम, या सीधा एवोगाड्रो नंबर्स दे रखा है, और ये 558.5, ठीक है, इंटू 10 जो भी है वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 बाय 1 सोल्व करते हैं, इसको भी आगे सोल्व करेंगे। उससे पहले है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में बोला ट्वाइस देन दैट इन 16 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 60 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास 60 है, मोलर मास कार्बन का होता है 12, कितना गया 12, 5 जा 60, इतने मोल, ठीक है, कितना आ गया इतने मोल।
तो नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला था n/Na। जैसे n निकालू तो स्मॉल n इंटू में Na, स्मॉल n कितना है 5, Na इतना ही रहने दो। देखो आगे क्वेश्चन उसको क्यों नहीं सॉल्व करा, क्योंकि यहीं पे आंसर पता चल जाएगा। कार्बन के जो मोल्स आ रहे हैं, उसके बाद हमने जब एटम्स निकाले, मोल आए 5 और एटम्स आ गए 5 इंटू Na जो होता है 6.023 10⁻23। बताओ यहाँ पे ध्यान से देखना, जो हमारी वैल्यू है आयरन के लिए ये रही 10 इंटू, सॉल्व नहीं कर रहे इसको, बिना सॉल्व करे आंसर आ जाएगा 10 इंटू Na। क्या वो कार्बन के जो एटम्स है, कार्बन के जो एटम्स है उससे डबल है? हाँ है, ट्वाइस दैट इन 16 ग्राम ऑफ कार्बन। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि जो हमारा आंसर आ रहा है Fe के लिए वो ट्वाइस है किसके, 60 ग्राम ऑफ कार्बन। 60 ग्राम ऑफ कार्बन के हमने एटम्स निकाल रहे थे, उससे डबल इसके आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं, Fe के। किसके, Fe के। तो आंसर ए इज करेक्ट, ए करेक्ट आ चुका है, आगे की जरूरत ही नहीं है सोल्व करना। ठीक है, आप इसका भी करोगे, हाफ ऑफ द 8 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम का गिवन मास इतना है और मोलर मास 4 होता है, तो कट के कितना आएगा 4 2, तो 2 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स होते हैं, हाफ नहीं 5 टाइम्स। तो पहले ऑप्शन करेक्ट है, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्शन को भी सोल्व करना होता है। हम यहाँ पे कितना भी कैलकुलेट कर लेते हैं, उनमें से कैसे पता चलता है, हमें इसे भी कैलकुलेट करना पड़ता है, तभी तो मैच करता है आंसर। तो यहाँ पे दिख रहा है जो हमारी वैल्यू है Fe के लिए वो इसकी वैल्यू से, कार्बन की वैल्यू से 2 टाइम्स है, दिख रहा है ना 2 टाइम्स। आगे आप चाहे सोल्व करो या ना करो, आंसर आ गया ट्वाइस दैट इन 16 ग्राम ऑफ कार्बन। इसमें नहीं आता तो फिर अगला तो वैसे ही नहीं था, फिर हम हीलियम के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, वैसे पहले ऑप्शन करेक्ट आ गया तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो जिसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया था और इसमें ऑप्शन को भी सोल्व करना पड़ा, किसको, ऑप्शन को भी। से नोट करें, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, जो भी क्वेश्चन है 5 6, ठीक है, मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर चलो लिख लो, फिर याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसलिए डाला जा रहा है, कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में तब किसी क्वेश्चन का आंसर बाय चांस कोई हिंट लेना हो तो उसे वो बोल सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर या कैलकुलेशंस वगैरह में कोई भी वो कमेंट करके बता देगा ना किस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है, बिना क्वेश्चन के पता नहीं चल पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, द प्रीफिक्स 10⁻18 इज गीगा, एक्सा, किलो, नैनो, मेगा। तो क्या होता है 10⁻18? तो देखो होता तो आंसर डायरेक्ट ही देना है, तब पर मैं बता देता हूँ पॉजिटिव के लिए क्या क्या पढ़ा आपने। 10 को बोलते थे डेका, 10⁻3 को बोलते किलो, ठीक है, 10⁻6 मेगा, ठीक है, गीगा, टेरा, 10⁻15 पेटा, 10⁻, अगला 18 एक्सा। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव के लिए, डेका, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इसको याद है वो डायरेक्ट कर सकता है, नहीं पता तो वो यहाँ से देख लेना। तो मैं पूछा था 10⁻18 किसके इक्वल है, एक्सा। यहाँ पे जो नैनो है तो नेगेटिव वाला आ गया, 10⁻−9, ठीक है। किलो 3, गीगा, मेगा यहाँ पे हमने लिख लिया, मेगा 6, गीगा 9, टेरा 12 और 15 को बोलते हैं पेटा और 18 को एक्सा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, कई बार ये प्रीफिक्स पूछ लेते हैं, तो ये टेबल भी जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है उसको याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इससे डायरेक्ट प्रीफिक्स दे देंगे और आंसर पूछेंगे। तो आंसर क्या है, एक्सा। क्या है, ई एक्स है, एक्सा 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मैच ऑफ द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, एक्स को वाई से मैच करना है, एक्स को वाई से मैच करना है। लेफ्ट में कुछ नाम दे रखी है और वाई से इस पर मैच करना है। तो करते हैं मैच द फॉलोइंग। तो क्या क्या हमें गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। पहला है इफ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस। तो इफ्लोरेसेंस का मतलब होता है टेंडेंसी टू लॉस वाटर मॉलिक्यूल्स। छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, डेलिक्वेसेंट, फ्लोरेसेंस, हाइग्रोस्कोपिक, ये सारी टर्म्स। सेकंड है मेलेबल, ये ए था, ठीक है। पहले सबके बारे में लिख लेते हैं। मेलेबल का भी ऑप्शन दिख रहा है, मेकिंग सीड्स, ठीक है। ये तो बिल्कुल छोटा सा एक टर्म दे दिया। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है सबको पता है,
छोटी क्लास से पढ़ के आए हुए, मेकिंग शीट्स। मेटल की प्रॉपर्टीज होती है जिससे वो शीट बनाए, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं। चलो आगे करेंगे, किसका क्या आंसर? सी, एलॉय। एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल। क्लास 10th के लेक्चर्स में कराया हुआ है। होमोजीनियस शॉर्ट में लिख लेते हैं ताकि बाद में मैच द फॉलोइंग करेंगे। 1 AMU याद होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास को डिफाइन करते थे 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं अभी। और सल्फर एंड सैंड, या छोटी क्लासेस में 9th 10th में ये भी पूछा गया है। सल्फर और सैंड, ठीक है, एंड सैंड क्या होता है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? हेट्रोजीनियस। लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सबको पता है, मोल, EF, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, 1 मोल को। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पूछा है। तो पहला इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस किसी भी सॉल्ट या किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है वाटर को लूज करना, वाटर मॉलिक्यूल को। तो पहले का जो आंसर है, यहाँ ऑप्शन नहीं दे देंगे, ठीक है, ऑप्शन इसलिए लिखे भी नहीं, पूरा क्वेश्चन तो पूरी स्क्रीन जो है वो क्वेश्चन में ही कवर हो जाती है, तो हम इसी में फिल कर लेते हैं। एक आंसर है क्या? 5th, टेंडेंसी टू लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्लास 10th में भी पढ़ा था। वेलेबिलिटी बिल्कुल बेसिक। एलॉय, एलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल्स। 1 AMU 1/12, ठीक है। सल्फर एंड सैंड, सल्फर एंड सैंड हेट्रोजीनियस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये रहा। तो ए का आंसर है 5th, बी का है, बी का था 6th, लिख भी देता हूं मैं। सी का आंसर है सी का है 4th, डी का है, डी का आंसर आ रहा है यहाँ पर 1 AMU, किसका आ रहा है? 4th, क्या लिख दिया? सी का क्या था? सी का तो फर्स्ट था, सॉरी, सी का क्या था? फर्स्ट, डी का है 4th, डी का क्या है? 4th, ठीक है, मैच करते टाइम देख लेना। और ई का है 2nd एंड एफ का है, एफ का 3rd, क्या आ रहा है? 3rd, 1 मोल। क्वेश्चन ठीक था, बेसिक एकदम टर्म्स दे रखी थी, तो ये इसका आंसर। तो यहाँ पे एक नई टर्म जो इफ्लोरेसेंस, टेंडेंसी टू लूज वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कोई भी सॉल्ट जब वाटर को लूज करता है, ठीक है, लॉस करता है वाटर मॉलिक्यूल को, उस टर्म को बोला जाता है फ्लोरेसेंस। बाकी तो 1 AMU, एलॉय और 1 मोल क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन को नोट कर लेना। अगला आ रहा है मैच द फॉलोइंग। सॉरी, ये तो हो गया, अगला भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, करते हैं। तो अब जो मैच द फॉलोइंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है? 6, 7th, तो 2-3 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो मैच द फॉलोइंग में पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर ये मोर देन 1 आंसर टाइप है, लिख देता हूँ, मोर देन 1 आंसर टाइप। जो पीछे था वो तो एक प्रैक्टिस के लिए था, 1 आंसर टाइप, ठीक है। यहाँ पे जो मैच द फॉलोइंग है उसमें भी आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक ऑप्शन एक भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, और वही 4 अगले के भी हो सकते हैं। तो मैच द फॉलोइंग मोर देन 1 आंसर टाइप में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चंस में सब कुछ पता होना चाहिए आपको, उसकी कैलकुलेशन, फॉर्मूला, उसके बारे में डिटेल में हर एक चीज। जैसे कि पहला पार्ट, तो यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। तो बोला है 1.6 ग्राम ऑफ CH4, 1.7 ग्राम ऑफ NH3, SCHO, C6H12O6। राइट में लिखा हुआ है 0.1 मोल, 6.023 into 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स और 40% कार्बन, वेपर डेंसिटी 15। तो अब मैच द फॉलोइंग याद रखना करने से पहले, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इसमें मोर देन 1 आंसर टाइप है, मतलब एक के आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए सही से सोल्व करना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक एक पॉइंट्स को एकदम ध्यान से देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल पहला जो क्वेश्चन है 1.6 ग्राम ऑफ CH4, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, जो कि होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। हमें गिवन मास दे रखा है कितना? 1.6, और मीथेन का मोलर मास 16 होता है, जो कि कट के 0.1 मोल आ रहा है। कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ, 0.1 मोल है, कि मोल्स दे रखे तो सबके मोल्स तो निकालेंगे, बाकी तो आगे देखते हैं। उसके बाद
N इज इक्वल टू Na, N अपॉन Na होता है मोल्स का दूसरा फॉर्मूला। N तो इज इक्वल टू हो गया N इंटू में Na। बताओ N कितना है, N है 0.1 इंटू में Na। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है 6.0223 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स निकालूं, देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, CH4 के लिए कर रहे हैं हम, CH4 कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के पास 4। 6 का मतलब कार्बन के पास 6 और 4 हाइड्रोजन के पास 4, एक एक पे एक एक, एक हाइड्रोजन पे एक होता है तो 4 पे कितने हो गए 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के, तो टोटल हो रहे 10। तो N का फॉर्मूला ये होता है। और इसी में अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूं N, इसके क्या निकाल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो वैल्यू होती है, याद होगा हमने ऐसे बहुत क्वेश्चन कर रहे पहले, वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 से। अब देखो इसका पॉइंट हटा तो ये इससे कैंसिल आउट, तो किसके इक्वल आ गया Na, किसके आ गया Na। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स CH4 के कितने Na, जो कि किसके बराबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं किसके, मिथेन्स के, कितने किसके, मिथेन्स के। तो ये तो पता चल रहा है मिथेन के 2 आंसर आ चुके हैं। आंसर यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ पे लिखा, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। तो ए का आंसर आ चुका है कौन सा, फर्स्ट और सेकंड दोनों आ चुके हैं, फर्स्ट भी आ चुका है और सेकंड, फर्स्ट भी आ चुका है और सेकंड भी, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों आ चुके हैं। तो अगला परसेंटेज की बात करें, CH4 में कार्बन की परसेंटेज की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, 12.16, 16 इंटू में 100, तो ये तो नहीं 40 तो आ ही नहीं रहे। हाँ वेपर डेंसिटी, देखो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला याद है, मोलर मास होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी मोलर मास का हाफ होता है, इसका मोलर मास 16 है, उसका हाफ करेंगे तो 8 आएगा, 15 तो आएगा ही नहीं, तो और ऑप्शन तो इसके है ही नहीं। तो मीथेन के 2 ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड। पर कार्बन की परसेंटेज भी नहीं आई इतनी, अभी कैलकुलेट करके देखो नहीं आएगी, ठीक भी है। और वेपर डेंसिटी भी कितनी आएगी इसकी, मोलर मास का हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 मोलर मास है, CH4 का 16 होता है, 12 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का, तो 8 वहां पे लिखा हुआ है 15। तो पहला सॉल्व हो चुका है, तो फर्स्ट के 2 आंसर आ चुके हैं। अब आता है सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास बी, ठीक है। 1.7 ग्राम ऑफ NH3, 1.7 ग्राम ऑफ NH3, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले, गिवन मास 1.7, मोलर मास अमोनिया का 17 होता है, 14 और 3, तो ये आया, ये अगेन 0.1 मोल, ठीक है, 0.1 मोल बराबर ही आ गया। N इज इक्वल टू N अपॉन Na, तो N निकालू तो N इंटू में Na। पर इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए, इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, तो N इंटू में Na इंटू में कितने इलेक्ट्रॉन, हाँ अब इलेक्ट्रॉन कितने, NH3 7 नाइट्रोजन पे, एक हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 पे कितने हुए 3, 7 और 3 10, तो ये भी सेम आ गया बिल्कुल। ये 0.1 था, ये Na है, ये 10 से 0.1 गया तो बचा सिर्फ Na, और Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022, वही 23 इंटू 10 की पावर 23, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके भी। तो बी के भी सेम ऑप्शन अभी तक, तो फर्स्ट और सेकंड तो सही सेम है, फर्स्ट भी आ रहा है और सेकंड भी। फर्स्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि 0.1 मोल इसके भी आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इसके भी सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों के कैलकुलेशन बिल्कुल सेम चल रही है सब कुछ, ठीक है, 0.1 आ गया, 0.1 सेम। हाँ अब परसेंटेज की बात करें किसकी, 40% ऑफ कार्बन, अमोनिया में कार्बन होता ही नहीं है NH3 में, तो वो तो ऑप्शन है ही नहीं। वेपर डेंसिटी की बात करें तो इस एटॉमिक मास का हाफ करेंगे तो वेपर डेंसिटी 15 तो आने ही नहीं वाली, तो इसके भी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है। अब आता है थर्ड HCHO, ठीक है, थर्ड आ रहा है HCHO फॉर्मल्डिहाइड, इसे मिथेनॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी ना ही गिवन वैल्यू गिवन मास कुछ नहीं दे रहा है, तो मोल्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सॉल्व नहीं करना है, परसेंटेज कार्बन और वेपर डेंसिटी चेक करते हैं। कार्बन की परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास 12, और वैसे देखेंगे 12, 13, 14 और 16 कितने हो गए 30 इंटू में 100, कट गया पॉइंट, 3 4 जा 12, 4 10 जा 40, सही है, ठीक है। ये परसेंटेज कैसे निकालनी है, जिसका निकालना होता है ऊपर और टोटल नीचे। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और टोटल HCHO का 30 होता है, तो हमने यहीं पे कर लिया, तो 40%। तो सी का एक थर्ड तो आ ही चुका है, सी का एक ऑप्शन तो आ चुका है, क्या थर्ड। एक और चेक करते हैं,
क्या वेपर डेंसिटी 15 होगी? हाँ, वेपर डेंसिटी, इसका सेकंड एक और देख लो, वेपर डेंसिटी वही एटॉमिक मास बोलो या मोलिकुलर मास, ठीक है, उसका हाफ होता है, मोलिकुलर मास का हाफ। मोलिकुलर मास जो होता है 2 into वेपर डेंसिटी, लेक्चर में भी कराया गया है, पिछले लेक्चर्स में भी और पहले भी बहुत बार कर लिया है। तो मोलिकुलर मास इसका कितना था? 30 था, 30/2 कितना आ गया? 15। तो सी का ऑप्शन थर्ड और फोर्थ दोनों है, थर्ड एंड फोर्थ। अब लास्ट करते हैं हम क्या? ग्लूकोज। किसका? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की वेपर डेंसिटी 15 तो होगी नहीं, क्योंकि ग्लूकोज का जो मोलिकुलर मास होता है वो 180 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। क्या आएगा? 90। हमें इसका ना गिवन मास दे रहेगा ना मोलर मास दे रहेगा, तो ग्लूकोज के लिए ये दोनों भी घट गए, ये भी घट गया, एक बचा 40% ऑफ कार्बन। चेक करते हैं, तो ग्लूकोज के लिए 40% कार्बन, अगले पेज पे कर लेते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, ग्लूकोज के अंदर 12/180 इंटू में 100, 0 से 0 कट, 6 2 जा 6 3 जा, सॉरी गलत कर दिया, गलत पीछे तो देख तो लो, C6 है, ठीक है, तो कितना 12 6 जा 72.180 इंटू में 100, 0 से 0 कट, ठीक है, 6 3 दा और 6 कितने जाएगा? 12 जा, 3 4 जा और 4 10 जा 40। ग्लूकोज के अंदर कार्बन जो होते हैं वो 6 होते हैं, तो हम एक के लिए निकाल रहे थे, कोई नहीं एक के लिए निकलता उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात वो सेम थी। तो कार्बन की जो परसेंटेज है ग्लूकोज के अंदर वो कितना आ रहा है? 40। कितना आ रहा है? 40। तो लास्ट ऑप्शन का जो आंसर है वो है 40। कितना? थर्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले का ऑप्शन सॉरी फर्स्ट और सेकंड बहुत है, सेकंड का भी फर्स्ट एंड सेकंड बहुत है, थर्ड का जो है सी उसका थर्ड एंड फोर्थ बहुत आंसर है, एंड जो डी ग्लूकोज है जिसमें कार्बन की परसेंटेज 40, तो जो भी वैसे ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, तो ये इसके आंसर्स है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस आते ही है एंट्रेंस में। जनरली ये मेंस आईआईटी वाले जेई वाले एग्जाम में आते हैं, नीट में ऐसे मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो इसको नोट कर लेना, मैं साइड हो जाता हूँ, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, अगेन मल्टीपल आंसर टाइप, मतलब मोर देन वन आंसर टाइप क्वेश्चंस में, तो इसको नोट कर लिया हो। तो अब हम आते हैं, देखो नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन नंबर 7, अगेन ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसको भी नोट कर लेना, कार्बन की परसेंटेज 40 आई है। क्वेश्चन नंबर 8, मोर देन वन आंसर टाइप, पहले ही बोल रहा हूँ मोर देन वन आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो ऐसा है जेई के एग्जाम में आते हैं, नीट में मोर देन वन आंसर टाइप क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछे जाते। तो यहाँ पे पूछा है 1 AMU, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। पहले इनके बारे में कितने क्या क्या पता है वो सब लिख देते, बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर चेक करते हैं। हमेशा इसको ऐसे ही करना होता है, कोई भी लेफ्ट में आपको ABCD ऑप्शन दे रखे होते हैं, उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, वो लिखो, उसका चार्ज क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, यूनिट्स वगैरह, वो सब चीजें लिख लो, ताकि मैच द फॉलोइंग करते टाइम कुछ ऑप्शन तो डायरेक्टली पता चल जाए। जैसे कि पहला 1 AMU, 1/12 होता है मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है और करके में लिख देता है 1.66 इंटू 10 के पावर -27 kg। ये भी कैसे आता है वो देख लो, याद होगा। 1 AMU किसकी इक्वल होता है? कार्बन का जो मास होता है डिवाइडेड बाय कितना, सॉरी 1.9926 इंटू 10 के पावर -26 डिवाइडेड बाय कार्बन का मास, कार्बन का मास। तो कितना आया? ये जो आता है लगभग 1 पॉइंट जो भी है कितना 27 ये तो नहीं आ जाती, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दूं मैं, ये यहां से आया। और इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे एक और नोट देख लो, E=mc², ठीक है, E=mc²। m कितना आ रहा है? मास ये रहा 1.9926 इंटू 10 के पावर माइनस, पूरा नहीं, चलो कैलकुलेट वाले लिख देते हैं, 1.66 इंटू 10 के पावर -27, c होता है 3 इंटू 10 के पावर 8 का स्क्वायर। और अगर इस वैल्यू को सीधा किस में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो 1.602 10 की पावर -19 होता है। देखो ऐसे होता है -19, वहां पे लिखा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा -30। इसको कैलकुलेट करोगे तो सीधा आंसर आ जाता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 AMU 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, जिसका मास होता है जो हम निकालते हैं कैलकुलेट करके 1.66 इंटू 10 की पावर 27, जो कि यहाँ से आया है, और उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में कन्वर्ट करें तो E इज टू mc², उस एनर्जी को किसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं और मेगा के टर्म में, तो इसलिए -90 की जगह 13 लिया है। तो ये सब कैलकुलेट करके 935, ये डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। देखो ये तो कैलकुलेट करके बताया, ये सब चीजें वैल्यू डायरेक्ट याद होती है, ये तो कैलकुलेट करके बताया कि ये आया कहाँ से। तो ये होता है 1 AMU। प्रोटॉन की बात करें दूसरा, ठीक है, अभी सॉल्व नहीं कर रहे, अभी प्रोटॉन की बात करें। प्रोटॉन हमें पता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जिसका मास कितना होता है, मास, ठीक है, मास इंपॉर्टेंट है, 1.6749 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है किसका, प्रोटॉन का मास। और प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमें पता है। उसके बाद न्यूट्रॉन्स की बात करें, ठीक है, न्यूट्रॉन्स का मास भी सेम होता है, बट हम पूरी वैल्यू यूज करेंगे। न्यूट्रॉन्स पे न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, क्या होता है, न्यूट्रल। और चार्ज की बात करें तो 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg। और अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा जो पार्टिकल होता है वो होता है 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और मास नियरली इक्वल टू दी 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। तो जो मास होता है एंड जो मास है शॉर्ट में लिख देते हैं 4 टाइम्स, कितना, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन्स, किसके, मास ऑफ प्रोटॉन्स। अल्फा पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसकी कैटेगरी में नहीं आते। अल्फा पार्टिकल किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं, फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है, वो इनकी कैटेगरी में नहीं आता। इसलिए हैवीएस्ट पार्टिकल जो बोला है एटम का, ठीक है, वो एटम के पार्टिकल में नहीं आता। एटम का जो हैवीएस्ट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, उसमें से कंपेयर करना है। अभी तो बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो हैवीएस्ट पार्टिकल कौन है, हैवीएस्ट पार्टिकल है न्यूट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि दिख रहा है देखो वैल्यू लगभग सेम है, बट ये वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। हैवीएस्ट पार्टिकल कौन है, न्यूट्रॉन्स। जो देखो दिख भी रहा है दोनों की। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी छोटी वो उतनी क्या होती है, बड़ी, क्या होती है, बड़ी, उतनी क्या होती है, बड़ी, क्या होती है, बड़ी। तो यहाँ पे देख लेना 1.67 तो न्यूट्रॉन्स हैवीएस्ट पार्टिकल है, तो लिख लेते हैं हैवीएस्ट पार्टिकल्स। तो आंसर की अगर हम बात करें तो 1 बाय 1 आंसर देखते हैं यहाँ पर। तो पहला 1 AMU किसके इक्वल है, 1 AMU का जो मास है 1.67, तो मतलब ए का ऑप्शन सेकंड, और साथ के साथ कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी भी निकाला है 931, तो थर्ड भी ऑप्शन है, सेकंड एंड थर्ड। बी की बात करें प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, बी का ऑप्शन फोर्थ, क्या है, फोर्थ, और साथ के साथ फोर्थ, और प्रोटॉन के साथ साथ इसका मास भी देख लो, अप्रोक्स वैल्यू लिख रखी है सेकंड, क्या है, सेकंड। सी का बात करें, सी की न्यूट्रॉन्स हैवीएस्ट पार्टिकल्स, हैवीएस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि मास भी सेम है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, मास क्यों सेम है, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का अप्रोक्स वैल्यू लिख रखी है उन्होंने, मास सेम है, अप्रोक्स लिख रखी है, उसकी करेक्ट वैल्यू ये होती है। हैवीएस्ट क्यों, कि हमें पता है जो नेगेटिव में जितना छोटा हो उसकी वैल्यू उतनी बड़ी, इन दोनों में छोटा ये है तो उसकी वैल्यू बड़ी। नेक्स्ट आ रहा है क्या, अल्फा पार्टिकल से पॉजिटिव चार्ज होता है और वो एटम के पार्टिकल में कंसीडर नहीं होता, एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को ही कंसीडर करना था। अल्फा पार्टिकल से पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ये लिखा, तो फोर्थ, डी का है फोर्थ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो भी था 7 था आई थिंक, पीछे देख लेते, पीछे हमने करा था 6, ये है 7, तो ये क्वेश्चन क्या था 7, क्या था ये 7। तो इसका ऑप्शन ये है, ए का फर्स्ट, ए का है सेकंड और थर्ड, बी का है फोर्थ एंड सेकंड, सी का है फर्स्ट एंड सेकंड, एंड डी का है फोर्थ। तो ये सारी कैलकुलेशंस वगैरह सब नोट कर लेना, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर आ रहा है 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 याद रखना है, पीछे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, इसमें बहुत सारी चीजें जो अगले क्वेश्चंस में भी हेल्प मिलेगी। जैसे कि 1 AMU किसके इक्वल आ रहा था, 1.66 10 की पावर 27, ये कैसा है हमने यहाँ से निकाला है 1.99 10 की 26, ये डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। और कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ये आगे भी कभी पूछ सकते हैं, 931
0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो याद रखना। जैसे कि अगला क्वेश्चन है वो यही है, द मास ऑफ 1 AMU अभी भी करा है 1.66 10 की पावर -24। तो सी आंसर इसका करेक्ट। ठीक है, क्या है? सी आंसर करेक्ट। ये निकलता है जो मास ऑफ कार्बन होते हैं 1. जो कि लिखा होता है 1.9926 10 की पावर -26, 12 से डिवाइड कर दो तो एक AMU की वैल्यू आ जाती है कार्बन के लिए। कितना आती है वो? 1.66 इंटू 10 की पावर -24। डायरेक्ट याद होना चाहिए तो। ठीक है, डायरेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन। अब नॉर्मल क्वेश्चन जो 4 ऑप्शन है जिनके 5.6 लीटर ऑफ गैस at STP are found to have a mass of 22 ग्राम। द मोलिकुलर मास ऑफ गैस, गैस का मोलिकुलर मास पूछा है। गिवन क्या क्या है? वॉल्यूम दे रखा है 5.6 लीटर STP पे। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, 22.4 होता है लीटर STP पे। यस और नो? नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला देख लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और वही मोलिकुलर मास गैस का पूछा है। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों इक्वल रख दो, तो 5.6 अपॉन 22.4, तो बताओ कितना आ गया? तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मोलर मास इज इक्वल टू 22 इंटू में 22.4, 22.4 अपॉन में 5.6। पॉइंट से तो पॉइंट हट गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो ये किसी से कट रहा है? 56 7 हाँ कट रहा है। देखो 7 3 जा 21, 1 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 4 22 जा 88। तो कोई है ऑप्शन है, तो सी आंसर करेक्ट। तो याद रखना, तो बेसिक सा क्वेश्चन है जो आता भी STP कंडीशन पे, ऐसे जनरली आते हैं क्वेश्चन STP वाले। ठीक है, गिवन वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम, गिवन मास मोलर मास, दोनों को इक्वल रखा, देन 88 उसका मोलिकुलर मास उस गैस का। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर का मास पूछा है, इज अप्रोक्सीमेटली 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर का मास। तो हमें पता है, देख लो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू में N अपॉन Na। N की वैल्यू 1 है, 1 मोलिक्यूल बोला ही उन्होंने, और Na होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला होता है गिवन मास, मतलब मास अपॉन, गिवन नहीं है कैलकुलेट करना है तो मास लिखेंगे, मास अपॉन मोलर मास जो कि 18 होता है वाटर का, और N की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू M अपॉन 18। M है मास, तो मास आ गया 18, 18 ऊपर गया, और डिवाइड में क्या है 6.022 10 की पावर 23, 23 ऊपर जाके -23 हो जाएगा। कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों में से एक। ठीक है, पॉइंट हटाया तो 3 0, 1 2 3 अपॉन 6022। 3 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि 6000 होता तो 3 पे कंप्लीटली कट जाता, तो ये 2 पॉइंट आएगा, 2.9 के अप्रोक्स। ठीक है, इसमें से 2 से आंसर यही है, जो इसका कितना अप्रोक्सीमेटली आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ध्यान से देखना, देखो करा कैसे, 6022 को डिवाइड करोगे तो ये 2.9 समथिंग आएगा, 2.9 इंटू 10 के पावर -23। किसके ज्यादा क्लोजली आ रहा है आंसर? 2.9, इसमें सिर्फ वही है 2.99 समथिंग इंटू 10 के पावर 23। डी ऑप्शन इज करेक्ट। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लेना यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 6022 को 2 पे जाएगा, मैंने 2.9 करके आएगा आंसर, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन ये अच्छा था, एक मॉलिक्यूल वाटर का मास पूछा गया था, वो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। ये तो क्वेश्चन इजी है। 11 हाँ, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट 49, गिवन मास कितना है याद है ना, जो भी गिवन होता है उसे लिखो गिवन मास है। मोलर मास H2SO4 का 98 होता है,
ग्राम पर मोल। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला हर जगह काम आता है। गिवन कितना है 49, मोलर मास कितना है 98, कट क्या है 1/2। ठीक है, कितना आ रहा है 1/2, इसको 0.5 बोल लेते हैं, 0.5 मोल। हमें बोला है हाउ मेनी एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला होता है n इक्वल टू n अपॉन na, n इक्वल टू n अपॉन na, कितना na। तो n कैपिटल N क्या हो जाएगा, ये कितना आ रहा था 0.5, कितना आ रहा था 0.5 इंटू में 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब H2SO4 में कितने एटम्स होते हैं, H2SO4, ठीक है, H2SO4। तो देखते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन के 4। 2 हाइड्रोजन का 1 सल्फर का 4 हाइड्रोजन का, तो टोटल कितने एटम्स हो गया 7। तो एटम्स के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, 7 एटम्स है। तो ये वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 इंटू 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। याद रखना, देखो एटम्स निकालने हो तो एटम्स लिखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो इलेक्ट्रॉन्स लिख लो, जो भी चीज पूछा है लास्ट में उससे मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसको बाई चांस अगर सॉल्व करके देखे तो ये आ रहा है 5 2, वो काट ही देता ना पहले, चलो कोई नहीं। और चलो ये आ रहा है 7 इंटू 3.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है ना। हाँ, 7 इंटू 3.022 10 के पावर 23। तो कोई पूरा आंसर एग्जैक्ट चेक कर लेते हैं, 7 इंटू 6.023, ये रहा, ठीक है, कट गया है ना 2 से। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी आंसर इसका करेक्ट है। 7 कैसा है, कितने एटम्स, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन, ठीक है। फाइनल आंसर जो था उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 0.5 को सोल्व करा तो हाफ आया, 2 से ये कट गया तो 3.022 आ गया। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। एक छोटी सी गलती से भी आंसर ए आ सकता है, ठीक, एक छोटी सी कैलकुलेशन की गलती से। तो क्वेश्चन को अच्छा सेट करा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, x लीटर N2 गैस एट STP कंटेन 3 इंटू 10 की पावर 22 मोलिक्यूल। तो वॉल्यूम कितना है N2 का, x लीटर, कंटेन इतने मोलिक्यूल्स, ठीक है, कितने 3 इंटू 10 की पावर 22 मोलिक्यूल। पहले गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। तो आगे बोल रहा था नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन x लीटर ऑफ ओजोन STP पे, ठीक है। दूसरी तरफ है ये N2 था और ये ओजोन, तो इसका वॉल्यूम भी है x लीटर। हाँ, तो देख लो क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं करना है, यहीं पे आंसर आ चुका है। कैलकुलेट वैल्यूज तो ये ऐसे ही दे रखी है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे दिख रहा है कितने लीटर है, यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, STP कंडीशन है, याद है ना ये स्टेटमेंट, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ temperature and pressure contain equal number of molecules Avogadro's law। वॉल्यूम दोनों का सेम है तो मॉलिक्यूल भी क्या होंगे सेम, जो गिवन मॉलिक्यूल है वही आंसर, ए आंसर इज करेक्ट। तो सॉल्व नहीं करना, कहीं सॉल्व करने लग जाओ, सॉल्व करके भी एक ही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यूज दे रखी थी, सब बच्चे से सॉल्व कर रहे होंगे बट डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13, इफ एवोगाड्रोस नंबर इज 1 इंटू, इस बार बोल दिया Na की वैल्यू अगर 1 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स हो जाए देन द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। तो एक ऑक्सीजन एटम का मास तो 16 ही रहेगा, इसमें कौन सा फर्क पड़ेगा, EMU में पूछा है, ठीक है, आंसर 16, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ऑक्सीजन एटम का मास 1 AMU ही रहेगा। अच्छा, आप एवोगाड्रो नंबर्स कितना भी कर लो, कैलकुलेट भी करोगे तो भी 16 आएगा, डायरेक्ट भी 16। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, जरूरी नहीं होता हर क्वेश्चन को सोल्व ही करना हो। नोट्स डेफिनेशन प्रॉपर एक एक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14।
14 क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14, इफ Na is Avogadro's number then the number of valence electron in इस बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा 4.8 ग्राम ऑफ O2 नेगेटिव। चलो ठीक है, Na तो दे ही रखा है, कोई नहीं, वो तो 2 या 1 दो। हमें गिवन क्या पहले वो लिखो, गिवन मास है 4.8 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन का जनरली मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन एटम है ओनली, इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन, हाँ एक एटम है ऑक्सीजन का, ठीक है। उसके चार्ज दे रखेंगे, चार्ज का मतलब लास्ट में देखेंगे, तो एक का तो 16 होता है। तो करते हैं पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, तो गिवन मास अपॉन, सबको पता है मोलर मास, गिवन कितना है 4.8, मोलर है 16, पॉइंट हटाया 10, 16 3 जा 48, तो 0.3 मोल आ गया, ठीक है 0.3 आ गया। आगे हमें बोल रहा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, याद है नंबर्स पूछे हुए, इलेक्ट्रॉन्स पूछे हुए, एटम्स पूछे, अभी बताया था, लास्ट में मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगेन n का फॉर्मूला n अपॉन Na, Na उन्होंने बोला है जो नंबर है, नहीं भी बोलते तो भी पता है, तो n कैपिटल N जो कि पार्टिकल एटम सब कुछ होता है वो निकालना है। बट बोला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बोलते तो अलग बात थी, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा, वो भी O2 नेगेटिव। तो इसका KLMN इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 8 होएगा, याद रखना 2 6 नहीं 2 8। ऑक्सीजन यहाँ पे O2 नेगेटिव है, क्या है O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है O2 नेगेटिव है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल हो गया। वैलेंस मतलब लास्ट सेल, आउटरमोस्ट शेल, वैलेंस शेल एक ही होती है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, गलती मत करना ना 8। तो इस जो भी आंसर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना है 0.3 था नंबर ऑफ मोल्स, Na के टर्म्स में निकालना है, चलो इसे सॉल्व ही नहीं कर रहे, इनटू में 8, ठीक है, 8 3 जा 24 मतलब 2.4 Na, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। एक छोटी सी इसी गलती से आंसर अलग आ जाएगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 कर लिए तो अगर आपने, ठीक है, तो आंसर चेंज हो जाएगा बिल्कुल, जो कि सॉल्व ही नहीं होगा, गलत आएगा। तो आंसर क्या है 2.4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है क्योंकि O2 नेगेटिव है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पर, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो irrespective of source, pure sample of water always yield 88.89% mass of oxygen and 11.11% mass of hydrogen. This is explained by the law. तो बोला वाटर के पास इतने परसेंट ऑक्सीजन है, उतने परसेंट हाइड्रोजन है, किस लॉ को फॉलो कर रहा है, सबको पता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहाँ पे ऐसा नाम दिख ही नहीं रहा हुआ, पहला कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, मल्टीपल नहीं, ये लूसेक लॉ गैसेस के लिए होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है नहीं। देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंपोजिशन एक ही होता है, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कंपोजिशन एक ही होता है, तो बी आंसर इज करेक्ट, बी आंसर इज करेक्ट, उसका दूसरा नाम दे रखा है उन्होंने बस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 पर, तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट, डायरेक्ट, न्यूमेरिकल, सब कुछ। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 15 था। तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 16, तो विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, किसके पास ज्यादा एटम्स है। तो इनको करने के लिए 1 बाय 1 करने पड़ेगा। मैं सो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना आ गया 2, तो n का दूसरा फॉर्मूला होता है n अपॉन Na, एटम्स निकालने मतलब n निकालना है हमें, तो n इंटू में Na, तो 2 इंटू में Na, मतलब जिसका ये n बड़ा होगा उसी के मोल ज्यादा होंगे, तो मतलब ये स्मॉल n, क्योंकि वही तो मल्टीप्लाई हो रहा है n से, ठीक है। तो n निकालना है, a का तो निकाल लिया, b का गिवन मास 56 दे ही रखा है उन्होंने, मोलर मास 56 है, तो कितना आ गया 1, तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट करूँ तो n इज इक्वल टू 1 इंटू में Na, तो नहीं अभी तक तो पहला ही बड़ा है, ठीक है 2 इंटू में Na। थर्ड की बात करें दिख ही रहा सब, पहले ही आंसर है क्योंकि दोनों सेम सेम है, 1 n इंटू में Na, तो 1 इंटू में Na, इन तीनों में अभी भी ये भी बड़ा है फर्स्ट वाला। थर्ड की बात करें तो आंसर फर्स्ट ही आ गया, ये भी दिख रहा है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये भी आ गया 1, तो n इंटू में Na, n कितना है 1 इंटू में Na, तो आंसर यहाँ पे पहले ही दिख चुका है, आंसर ए इज करेक्ट, ये वाला करेक्ट है, दिख रहा है बड़ी वैल्यू, तो इसके एटम्स ज्यादा होंगे, तो ए इज करेक्ट।
तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो इसलिए दिए जाते हैं सबको कंपेयर करो बताओ किसके ज्यादा है किसके कम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब हमारे 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है 30 ml of H2 and 20 ml of O2 react to form water. What is left at the end of the reaction? End of reaction में क्या बचेगा अगर 30 ml H2 20 ml O2 के साथ रिएक्ट करे तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर था 17। हाँ 17 क्वेश्चन नंबर था ये 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बोला चलो रिएक्शन कर लेते हैं। हमें पता है H2 O2 के साथ रिएक्ट करके H2 बनाता है, और बैलेंस करें तो इसको कितना, हाँ 2 2। उन्होंने बोला 30 ml of H2, 30 ml of H2 रिएक्ट कर रहा है 20 ml of O2 to form water. What is the left at the end of the reaction? What is left at the end of the reaction? अब यहाँ पे सही से देखना, सही से 30 ml, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, रिएक्शन को पढ़ो। यहाँ पे लिखा है 2 मोल, अगर रिएक्शन को मैं रीड करूं तो ये है 2 मोल ऑफ H2, ठीक है 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट कर रहा है किससे 1 मोल ऑफ O2। सबको पता है, दिख रहा है 2 मोल H2 1 मोल O2 से रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म 2 मोल ऑफ H2। यस और नो, ये रिएक्शन बोल रही है, ठीक है ये क्या बोल रही है रिएक्शन। अब जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो बोल रहा है अगर 30 ml होगा 30 ml ऑफ H2, बताओ कितना से रिएक्ट करेगा। पहले तो क्वेश्चन हम ही बना देंगे, सीधा आंसर क्या जाएगा 2 मोल H2 1 मोल O2 के साथ 2 मोल H2 दे रहे हैं। अगर मैं बोलूं तो ये 10 है, अब 2 हटा लो, ये 10 हुआ तो ये 5 के साथ रिएक्ट करेगा और 10 ही देगा, कि 2 1 के साथ रिएक्ट करके 2 दे रहा है, 10 5 के साथ रिएक्ट करके 10 देगा, 20 10 के साथ रिएक्ट करके 20 देगा। तो क्वेश्चन बोला 30 ml ऑफ H2 रिएक्ट कितने से रिएक्ट करेगा, पता चल गया उसके हाफ से। रिएक्ट विद 15 ml ऑफ O2 टू फॉर्म कितना 30 ml ऑफ H2। ये तो होता है स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन में, हम यही तो सब पढ़ के आए रिएक्शन को कैसे रीड करा जाता है। 2 मोल 1 के साथ रिएक्ट करके 2 दे रहा है, तो 30 मोल 15 के साथ रिएक्ट करके 30 देगा, क्योंकि 2 हाफ के साथ रिएक्ट कर रहा है, 10 5 के साथ रिएक्ट करता, तो 30 कितने के साथ रिएक्ट करेगा 15 के साथ। और क्वेश्चन में हमें बोल दिया है, क्वेश्चन में बोला 30 ml अगर H2 है एंड 20 ml ऑफ O2, 30 ml कितने के साथ रिएक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली 15। तो जो अनरिएक्टेड बच गया O2, अनरिएक्टेड O2 कितना बचा, हमें दे रखा था 20, सारा रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ कितना कर रहा है 15, कितना बच गया 5। तो 5 ml O2 अनरिएक्टेड, 5 ml O2 है ना, हाँ 5 ml O2 डी आंसर करेक्ट। तो दोबारा सुन लेना, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, टेक्स्ट बुक में भी है और पहले भी बहुत कर रखे हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है, मान लो सेम ये हमें दे दिया मान लो 50 और ये दे दिया 45, कितना रिएक्ट करेगा 50 के साथ, 50 के साथ करेगा 25, हाफ करता है, देखो 2 के साथ 1 कर रहा है तो 50 के साथ 25 करेगा, 25 करता तो कितना रिमेन्स अनरिएक्टेड बच जाता 20, बस हो गया आंसर, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर इन अ ड्रॉप ऑफ वॉल्यूम 0.05 ml डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, तो एक ड्रॉप जो है उसमें बताना है कितने मॉलिक्यूल वाटर के होंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है काफी। एक ड्रॉप वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम दे रखा है 0.05 ml, एक ड्रॉप पानी है इसका वॉल्यूम 0.05 ml है, बोला है डेंसिटी जो वाटर की है 1 ग्राम पर ml। तो बताओ उस एक ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो पहले गिवन क्या क्या वही देखते हैं। वॉल्यूम हमें गिवन दे रखा है 0.05 ml, वाटर का हमें मोलर मास पता होता है 18। जो जो गिवन होता है सबसे पहले वो लिखा करो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स में, तो आधे क्वेश्चंस का आंसर तो अपना पता चल जाता है। डेंसिटी हमें दे दी है कितनी 1 ग्राम ml। तो हमें पूछा हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है वाटर मॉलिक्यूल निकाल लें तो n निकालना है, ठीक है। n क्या होता है, मॉलिक्यूल एटम एटम पार्टिकल सब n ही होता है। तो कैसे निकलेगा करते हैं।
गिवन मास। हाँ तो डेंसिटी से मास निकालते हैं पहले, ठीक है। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यस और नो। तो मास जो होगा वो निकल जाएगा यहाँ से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1 और वॉल्यूम है 0.05, तो मास आ गया 0.05। क्या मास आती है, अब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलर मास। मास कितने बताऊं, मास है हमारे पास 0.05 और मोलर मास है 18। कैलकुलेट करें, कर लेते हैं सभी, आगे तो सॉल्व भी करना है, देखते चलो अभी इतना ही छोड़ लेते हैं, देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। ये तो मोल्स आ गए, हमें पूछा है पार्टिकल्स, वही मॉलिक्यूल बताओ हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल एक ड्रॉप में। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला अगेन, n इज इक्वल टू n अपॉन Na। तो n निकालना है, n इंटू में Na। n कितना है 0.55, 0.05 सॉरी 0.05 अपॉन 18 इंटू में 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सारे आंसर एक जैसे लिख रहे हैं तो पूरा परफेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा पॉइंट के साथ, ठीक है, पूरा पॉइंट के साथ, ठीक है। करते चलो, इसके पॉइंट हटाए 2 0, इसके पॉइंट हटाए 3 0, ठीक है। एक भी पॉइंट आगे पीछे हुआ आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 21, 22, 23, 24। तो चलो 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6022 को 5 5 2 10, 1 5 2 10, 11 1 1 5 6 30, ठीक है। हाँ डिवाइड करना है 18 से, तो पहले इतना लिख लेते हैं 30110 अपॉन 18, नीचे 10 की पावर 5 है, भी ऊपर 10 की पावर 23 है। 18 से डिवाइड करते हैं, 18 से पहले सही करा 0.5, हाँ कैलकुलेशन देख लेते हैं। हाँ अब करना है 3011 को 18 से डिवाइड, तो यहाँ से हम कर रहे हैं 18 से डिवाइड, 18 1 जा 18, कितना बचा 12, कितना आ रहा है 12, ठीक है ना। ये एक आ गया नीचे, सॉरी 1 आया, मैं 0 क्यों लिख रहा हूँ, 1 कितने पे जाएगा 6 पे, 6 पे, ठीक है। कितना गया 18 6 जा 6 6 यार 108, 108, ठीक है। 11 में से गया 3, एक को 0 आ गया, मतलब 1। अब कितने पे जाएगा 18 8 46, ठीक है 7 पे जाएगा, दिख नहीं रहा है, हाँ कैलकुलेशन तो सही चल रही है। तो 7 जाएगा 7 8 जा 56 5 7 1 जा 7 12, ये आया। 11 में से गया 7, ये गया 0, ठीक है। एक और आ गया 0, तो 18 कितने पे 3 पे, हाँ 3 पे, तो ये आ रहा है। वैसे हमारा आंसर तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है 1673 पॉइंट आ रहा है कुछ, मैं 5 ले लेता हूँ अप्रोक्स इनटू, अब इससे पता चल जाएगा हमारा आंसर क्या है। इसके 5 था ना, तो आंसर क्या क्या 1 2 3, 3 0 हटा दो नीचे से, कि 3 के पॉइंट यहाँ पे ले जाऊँ मैं, ठीक है। तो उसको लिख रहा हूँ सीधा 1.673, 3 0 नीचे से और हट गया क्योंकि मैंने ऊपर ले लिया, नीचे बचा है 2 0 इंटू में 10 की पावर 23। अब इसमें से 2 0 कट कर दो, वही आंसर है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो 1.673 इंटू 10 की पावर 21, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ए करेक्ट है ना, हाँ 1 2 3 4 पॉइंट, 3 0 हट गए थे, 3 0 गए, 2 बचे, 2 ऊपर जाके उसके पॉइंट काट देंगे 21, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो आंसर क्या आ रहा है ए, यहाँ पे पावर का खेल है सारा, आंसर तो सारा है, आपको एक एक कैलकुलेशन करनी है क्योंकि चार ऑप्शन सेम से सिर्फ पावर के ही फर्क है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 जो कि ऑप्शन है ए, बाकी आप भी कैलकुलेट कर लेना, चेक कर लेना, आंसर ए है। नेक्स्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक ड्रॉप है वाटर मॉलिक्यूल जिसका वॉल्यूम है 0.05 ml। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछे 0.05 ml की एक ड्रॉप है, इसकी डेंसिटी, पानी की डेंसिटी उन्होंने दे दी है 1 है, तो बोला बताओ उस एक ड्रॉप में कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, इतने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, जो आंसर 1.673 इंटू 10 की पावर 21, ठीक है। ये 2 0 कट के फाइनल आ जाएगा 1.673 इंटू 10 की पावर 21, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे लिए आ रहा है, तो लेक्चर कंप्लीट होने वाला होगा, वैसे भी लेक्चर थोड़ा सा 1 घंटे तो हो ही चुके हैं इसको, तो करते हैं 19।
19 देखो, तो इसमें हर एक क्वेश्चन को लगभग हमने कवर करा, हर एक टॉपिक के मैक्सिमम। बाकी बचे हुए क्वेश्चन पहले पार्ट में भी कर रखे हैं, उनको जाके कर लेना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ पहले पार्ट को करना। अगर आपको पहला पार्ट भी नहीं हो पा रहा है तो पहले आप लेक्चर्स को देखो, अच्छे से बेस बनाओ, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, फॉर्मूले, डेफिनेशन, स्टेटमेंट सब क्लियर करो, तब जाके क्वेश्चंस को ट्राई करो। तो क्वेश्चन आ रहा है 19, अ सैंपल ऑफ PCl3 कंटेन 1.4 मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन अ सैंपल। तो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, ये तो इजी सा क्वेश्चन है। मोल पूछा है, हाउ मेनी एटम्स, एटम्स पूछा है, पता पहले n निकाल रहे, n इज इक्वल टू n अपॉन Na। तो बताओ n कितना हुआ, n इंटू में Na, n कितना है 1.4, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्या आंसर ये है? नहीं नहीं। PCl क्या है? हाउ मेनी एटम्स इन देयर सैंपल, तो कितने एटम्स होंगे, इनको पहले मल्टीप्लाई करें, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर आगे सोल्व करेंगे। तो कितना है 6022 को 14, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 6 जा 24, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 1 0 6, 8 0 1 3, ठीक है 5 8 8 5 3 0 8 इंटू 10 की पावर 23 हो गया। इसके बाद हाँ, अब पूछे थे हाउ मेनी एटम्स। देखो PCl3 में 4 एटम्स, वैसे एक ही साथ स्टार्टिंग में करते थे, ठीक है। कितने एटम्स निकाल रहे हैं, तो याद है ना, एटम्स इलेक्ट्रॉन कुछ भी निकाल लो, कितने एटम्स है PCl3, एक फास्फोरस का एटम है, 3 क्लोरीन का, एक फास्फोरस और 3 क्लोरीन, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, वैसे डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 56 से। चलो कोई नहीं, 8 5 पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4 शॉर्ट में लिखते हैं, 8.5 इनटू में 10 की पावर 23, कितना एटम्स है 4, एक फास्फोरस 3 क्लोरीन, ठीक है, एक फास्फोरस 3 क्लोरीन, तो 8 5 जा 20, 2 8 4 8 क्या करें, 8 5 जा 40, 8 4 5 जा 20, 2 4 8 जा 32 34, तो आंसर यही है 34 33 3.3, ठीक है। आंसर डी इज करेक्ट। डी क्या है? करेक्ट। तो ये आएगा 3.3। याद रखना, यहाँ पे सीधा हम डायरेक्ट 56 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट एटम हो, थोड़ा सा कोई नहीं, एक ही बात है। तो आंसर कितना है? डी। डी करेक्ट आंसर। तो एटम्स निकालने में कुछ नहीं होता, जितने भी आपको फॉर्मूला दे रखा होगा, जैसे PCl3 एक फास्फोरस 3 क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स वही सेम जितने होते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20, नोट करना। तो क्वेश्चन नंबर 20, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड दे रखा है हमें H3PO4, तो बोला इक्विवेलेंट वेट बताओ इस रिएक्शन के लिए। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? तो पहले इसका मोलिकुलर मास निकाल लेता हूं, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास कितना आएगा, 3 हाइड्रोजन है, फास्फोरस 31 होता है और ऑक्सीजन 64, 31 होता है ना, ठीक है, H3PO4 हाँ 64, कितना हो गया 34 90 98, ये तो मोलिकुलर मास निकला है। हमें बोला इक्विवेलेंट वेट कितना, इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक मास वही एटॉमिक वेट जो होता है 98 अपॉन में n फैक्टर। अब n फैक्टर कितने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो रहे हैं। वैसे तो देखो H3PO4 का पूछते हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं कि H3PO4 कितना H है 3, बट इस रिएक्शन में कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखो एक H3PO4 में से एक हाइड्रोजन क्या हो गया, 1 हाइड्रोजन रिमूव, एब्स्ट्रैक्ट बोल लो या रिमूव बोल लो, तो n की वैल्यू n कितना हो गया 1, ठीक है, n कितना हो गया n फैक्टर 1, तो आंसर 98 है। H3PO4 का बोलते तो 3 से डिवाइड करके आंसर जो भी आता, ठीक है, जो भी आंसर आता है। तो बट अभी के लिए n फैक्टर क्या है, n फैक्टर क्या है, कितने हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, मतलब बॉन्ड बनाते टाइम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओनली 1, एक हाइड्रोजन निकल रहे हैं 2 कंपाउंड के साथ है, तो n की वैल्यू 1, आंसर 98 अपॉन n फैक्टर कितना है 1। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट अपॉन जो H प्लस कितना एंड स्पेस हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं बेसिसिटी, या n फैक्टर करके बोल सकते हो आप। तो 98 आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, इसको नोट कर लेना, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 21। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे लेक्चर हो गया कंप्लीट, ये कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, हाउ मेनी
how much of sulfur is present in an organic compound if 0.53 gram compound gave 1.58 gram of BeSO4 on analysis। याद रखना हमें कंपाउंड का भी मास दे रखा है, BeSO4 का भी मास दे रखा है, परसेंटेज निकालनी है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सही से करना इंपॉर्टेंट है। जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में बताना क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में हमने 22-25 क्वेश्चन कराते हैं, तो ये आज के ठीक है। इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लेक्चर आपको बहुत अच्छे से करना आना चाहिए, बिल्कुल एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कोशिश करना हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, किसी भी क्वेश्चंस में अगर डाउट हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बताना क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है। बाय चांस मेरे से भी कोई कैलकुलेशन में गलती होगी हो, ठीक है, जब थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, लेक्चर ज्यादा लंबा खिंच जाता है वरना। तो इसको नोट करें, ये क्वेश्चन है 21 होमवर्क के लिए। जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में करना। तो इस चैप्टर के हमने 2 क्वेश्चन सीरीज डाल दिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2।